चलिए तो एक बार फिर से क्विक रिव्यू देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मेटेलिक शेल है, इस मेटेलिक शेल के ऊपर चार्ज Q दिया गया है। हमें इससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है कि x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो x डिस्टेंस पर मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया जो मेरी बाद में मदद करेगा मुझे इंटीग्रेट करने में, फील्ड को इंटीग्रेट करने में मेरी मदद करेगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल सरफेस एरिया ऐसे जाएगा, सरफेस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा जाएगा भाई, परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाता है पॉइंट चार्ज की वजह से। नाउ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम की मदद से। ई डी एस के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। देखिए जहां ई जा रहा है वहीं डी एस जा रहा है, तो इसको ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट को, तो फाई एंड इक्वल टू मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा की जगह कितना 0 इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ई बाहर आ गया बेटा, ds इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई ds का टोटल इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया टोटली इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल इंटीग्रेशन क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, बट हमारी डिस्टेंस तो x है ना, सेंटर से लेके दूरी तो यहाँ तक की x है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब e की वैल्यू देखो बेटा, 4 पाई को नीचे ले जाओ तो क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ये किसका फॉर्मूला है, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। मतलब एक स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करती है, जिसका चार्ज कहाँ पे बैठा हो, सेंटर पे। मतलब ये बिहेव इसका ऐसा होगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज यहाँ नहीं बैठा है, कहाँ पे बैठा है, सेंटर पे बैठा नहीं एक्चुअली सेंटर पे, मगर बिहेव इसका ऐसा आ रहा है कि कैसे बैठा है, जैसे सेंटर पे बैठा है। आई बात समझ में ना, अमाउंट वही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ E इज इक्वल टू, अब यदि अगर मैं इस क्वेश्चन को सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहूँ, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, अपने पास टोटल चार्ज क्या था Q, और Q चार्ज को अपन ने किसको दिया था, ये छोटे वाले गोले को, छोटे वाले गोले की रेडियस क्या है R, है ना। मतलब 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब इतने में Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बन गई, सिग्मा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो यदि मैं इसमें Q को रिप्लेस करूं तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर पहले का, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये सिग्मा के टर्म्स में, वैसे ज्यादा ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट कम ही आता है। आ गया समझ में ना। तो एक और रिलेशनशिप हमको देखने को मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर में इनवर्सली स्क्वायर वेरी कर रहा है। ओके, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पहला केस देख लिया हम लोगों ने कि जो पॉइंट था, कंसिडरेशन पॉइंट था, वो x ग्रेटर देन r था, और x ग्रेटर देन r में लॉजिक निकला E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली वेरी करता है। बोलो यस। अब देखते हैं अगर जो अपना पॉइंट है वो r जो पॉइंट है, जो पॉइंट P है, वो अगर शेल के ऊपर हो, ये मेटेलिक शेल है बेटा, इसको चार्ज दे दिया मैंने। अब इतना नहीं बनाऊंगा, टाइम खराब होता है, 2-4 चार्ज बना दिए, समझ जाओ, पूरा चार्ज दे रखा है Q अमाउंट का। ओके, पहले पॉइंट कहाँ आ रहा था, यहाँ पे ले रहा था मैं पॉइंट P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था। अब इसको समेटो और इस पॉइंट P को यहाँ पे ले आओ। चलो भाई, कम हो गया। अब इस समय जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से लेके कितनी हो गई भाई, R हो गई ना। पहले गॉसियन सरफेस यहाँ से बन रहा था ऊपर से x डिस्टेंस पर, अब गॉसियन सरफेस भी यही बनेगा, मेटेलिक सरफेस ही बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, तो गॉसियन सरफेस भी यही बनेगा। तो यदि आप छोटा सा यहाँ पर एरिया ले लो, पूरी वही कहानी है फिर से। क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट डी एस, बोलिए यस, E डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया इसको तोड़ दो बेटा, तो इसमें E भी यहीं जाएगा, ds भी यहीं जाएगा, तो मॉड E मॉड ds कॉस कितने डिग्री 0 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना।
तो मॉड ई कांस्टेंट है ना बेटा, हर पॉइंट पे मॉड ई की वैल्यू, तो मॉड ई को बाहर ले लिया और ds cos 0 यानी कि ds की वैल्यू ds हो गई और cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, e फिर से बाहर आ गया, e बाहर आ गया, ds क्या होगा 4 पाई, इस बार क्या आएगा कैपिटल R स्क्वायर। पिछले बार गॉसियन सरफेस x तक गया था तो x आ रहा था, इस बार यहाँ तक जा रहा ना तो r तक जा रहा है। ओके, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको लिख दो, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्हेन योर कंसिडरेशन पॉइंट इज ऑन द शेल, ऑन द सेल। ठीक है ना। अब यदि इसको सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो लियो देख लो बेटा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा इसमें, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही शानदार बन रहा है भाई, क्यू और 4 पाई और आर स्क्वायर की जोड़ी बना लो, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया सिग्मा, और नीचे क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गया ना, यही रिलेशन है किसके टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में। भाई 4 पाई आर स्क्वायर ये ले लो और Q ये ले लो, और Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या बन रहा है, सिग्मा बन रहा है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये पार्ट नंबर 2 हुआ, इसको भी लिख लो, है ना, ये पार्ट नंबर 2 हुआ। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन यूर कंसीडरिंग पॉइंट, कंसीडरेशन पॉइंट इज ऑन द शेल, जब आपका पॉइंट जो है वो शेल के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, व्हेन योर पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन इज इनसाइड द शेल। आपका जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये मेटेलिक शेल है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ठीक ना, पूरा का पूरा चार्ज जो है आपका सरफेस पे बैठा हुआ है। बट अभी जो आप रेडियस ले रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन ले रहे हैं वो है, वो यहाँ ले रहे हैं। समझ गए ना, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यस और नो। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से जाता हुआ एक सिमेट्रिकल सरफेस बना लो भाई। ये बना लिया, बोलिए यस, बन गया। चलिए आ जाते हैं। अब फिर गॉस लॉ की डेफिनेशन होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जी यहाँ पे ई वही है, ई डी एस का वेक्टर तो बाहर होगा तो ई हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा ओनली डी एस, वही cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पुराना कार्यक्रम, इक्वल टू नेट चार्ज। ये बताइए कि इस गॉसियन सरफेस के भीतर क्या कोई चार्ज बैठा है, ये गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है कि सारा का सारा चार्ज बाहर है, बताओ, अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है को क्या बोलते हैं मैथ्स में, जीरो, जब कुछ नहीं है तो जीरो। सो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर हो गया, मतलब मेटेलिक शेल के अंदर किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, चार्ज पूरा का पूरा बाहर रहेगा बट अंदर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। तो आपके पास यदि कोई भी मेटेलिक शेल है, आप उसके अंदर बैठ जाएं, समझ गए ना, तो आप मुस्कुराते रहिए, आपको किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम सहने को नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए ना, तो मेटेलिक शेल के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे बाहर कितने लाखों कूलाम का चार्ज आ जाए। समझ गए ना, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसीलिए जब कभी भी बिजलियां गिरें, बादल गरजें और बहुत जोरदार थंडरिंग हो रही हो तो सलाह दी जाती है कि आप अपने कार के अंदर ही रहें। समझ गए ना, क्योंकि कितनी भी ज्यादा हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क आकर के कार के ऊपर गिर जाए जो आपके कार को लाखों कूलाम का चार्ज दे दे, आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कार कैसी है, मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक शेल के जैसे एक्ट करती है। समझ में आया ना, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम? तो भाई ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 केस अपन ने देख लिए, एक केस देख लिया मेटल शेल के बाहर आउटसाइड, एक देख लिया ऊपर, और तीसरा देख लिया अंदर। ठीक है ना, तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर तक कितनी हो गई, जीरो। अब इसका ग्राफ देखते हैं किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। तो ये है ई
और ये है वर्सेस एक्स, ई वर्सेस एक्स। बेटा जब तक आप, ये जीरो से स्टार्ट हुए थे, जीरो क्या है, सेंटर, जीरो क्या है, जब तक आप सेंटर से रेडियस तक नहीं पहुंचे थे तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। बोलो यस और नो। ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मरा हुआ है, जीरो पे पड़ा हुआ है ना। फिर जैसे ही आप रेडियस पर पहुंचते हो, टन टना टन 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 टारा, ये सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, यस और नो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैक्सिमम। उसके बाद आपको पता है जैसे ही आप एक्स बढ़ाते रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वेरी होता था। तो कैसा ग्राफ आएगा, यस पैराबोला, कैसा आएगा, पैराबोलिक डिके। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहां तक फील्ड रहा जीरो, फिर एकदम से बढ़ जाता फटाक से, फिर आगे जाते हो तो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ में आ गया ना। तो यस इस तरीके से आप जो है, और इन्फिनिटी पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होता जाएगा। और माना जाता है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाता है, जीरो माना जाता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, अंदर बाहर और ऊपर। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए अगला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग। काय को नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग होता तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ, ऊपर आके बैठ जाता सरफेस पे, फिर वॉल्यूम में थोड़ा ना चार्ज घुसता। तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी हमको निकालना है। वही 3 पॉइंट्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करनी है। आइए देखिए बेटा, पिछली बार जो था अपने पास जो खोखला कंडक्टर था, इस बार खोखला कंडक्टर नहीं है, इस बार हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है, मतलब चार्ज हर जगह विद्यमान है। यस, हर जगह इसमें चार्ज है। इसकी रेडियस कितनी मान लो बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इस बार चार्ज सरफेस, ओनली सरफेस पे नहीं, वॉल्यूम पे है। तो वॉल्यूम में तो सरफेस आ ही जाएगा, यस और नो। यस, तो सरफेस तो आ जाएगा, तो इसमें हर जगह चार्ज विद्यमान है। आइए तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। इसका रेडियस कितना है बेटा, आर। तो V वॉल्यूम मान के बैठते हैं कि V वॉल्यूम ने Q चार्ज दबा रखा है। V वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज आ रखा है, Q। अपन ने चार्ज कर दिया, कैसे कर दिया मतलब नहीं है, V वॉल्यूम के ऊपर Q चार्ज आ रखा है। जब V वॉल्यूम को लिखता हूं क्या, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब पे कितना चार्ज है, Q, कैपिटल Q चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा, यस यस, इतना चार्ज होगा। इसको बोलेंगे बच्चे लोग अपन रो, क्या बोलेंगे, रो, Q/4/3 पाई R क्यूब। सरफेस चार्ज, ओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम में इतना चार्ज आ रखा है। चलिए अब बाहर ले लेते हैं एक पॉइंट, वही 3 केसेस है बेटा, बाहर अंदर ऊपर। अब अपन मान लेते हैं इससे, इस बार आर ले लूं, इस बार आर ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां पे है P, जिस पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रूल क्या होता है, उस पॉइंट P को लेते हुए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस की रचना कीजिए, गॉसियन सरफेस बनाइए। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, समझ में आ गया। फिर अपना वही फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला जी, फॉर्मूला अपने पास होता है इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू नेट चार्ज Q ही है अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो E की वैल्यू, E.ds वही, अगर यदि देखा जाए E और ds के बीच का एंगल, तो ds भी यहीं जाएगा और E भी यहीं जाएगा, तो cos 0 हो गया। सो बन गया E इंटू ds। तो E कांस्टेंट हो गया, केवल अंदर क्या बच गया, ds, और यहाँ पे आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। सो E इज इक्वल्स टू E, ds का एरिया कितना होगा, 4 पाई R का स्क्वायर। कौन सा R, स्मॉल वाला, क्योंकि बाहर की बात हो रही है, गॉसियन सरफेस आपका बाहर का है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू वही आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। मतलब सर कोई फर्क नहीं आया है, आउटसाइड के लिए तो वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे कि चार्ज सेंटर पे बैठा हुआ है।
आउटसाइड के लिए ऐसे ही एक्ट कर रहा है जैसे कि चार्ज कहाँ पे बैठा हुआ है, सेंटर पे। तो ये हो गया फॉर्मूला पहला। तो E कैसे प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। चलिए अब आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस, मैं एक साथ में 3 केस कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग बनाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना। चलिए अब सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप लोग अलग से डाल करके लिखेंगे, व्हेन योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अबव ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो क्या होगा बेटा, इस बार आप इस पॉइंट को कम करते 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 कहां तक ले आओगे, इसके साथ सरफेस पे, कैपिटल आर पे। तो जहां पे आप स्मॉल आर यूज कर रहे थे वहां पे क्या यूज करोगे, कैपिटल आर। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कैपिटल आर। तो है ना, तो आ गया आंसर, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा पिछले बार क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, और इस बार क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज देखिए, आप यहां से आप यदि Q की वैल्यू देखें तो Q इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ, यानी 4/3, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 रो बाई 3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा, है ना। 4 रो बाई 3 पाई आर क्यूब। जो पहला मेरा जो डेरिवेशन था यहाँ पे E की वैल्यू निकाली थी बाहर के लिए, वो क्या निकाली थी मैंने निकाली थी E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। याद आया। अब बच्चों अगर आपको अगर क्वेश्चन में आ गया कि रो के टर्म्स में आपको लिखना है फॉर्मूला, तो क्यू की जगह क्या करो, ओ कैपिटल क्यू था, सॉरी कैपिटल क्यू की जगह क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे। करोगे कि ना करोगे, करेंगे। तो E इज इक्वल टू, जैसे पिछले बार सिग्मा के टर्म्स में आंसर आया था ना, इस बार रो के टर्म्स में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, देखो 4 रो अपॉन कितना 3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ओ नो 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 नॉट स्मॉल आर, कैपिटल आर का क्यूब अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। समझ में आ गया। ज्यादा ज्यादा क्या करोगे भाई, 4 पाई से 4 पाई क्या कर दोगे, कैंसिल। ले लिख दो आंसर भाई इसके टर्म्स में। आ गया ना समझ में, एनी प्रॉब्लम। तो ये आप इसके टर्म्स में आंसर इसका लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, लिख देता हूं मैं ही, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। समझ गए ना, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। अब इस वाले केस में आ जाओ, ई सरफेस के लिए, सरफेस के लिए तो सरफेस में भी क्यू की वैल्यू वही रखेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू क्या है बेटा, 4 रो अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या हो गया, आर का स्क्वायर, ये वाला। बोलो यस भाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। आर स्क्वायर से 2 आर कैंसिल हो गया, 1 आर बच गया। तो देखो एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन आ रहा है, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच तो नहीं गया, नहीं बचा। समझ गए ना। तो देखो सरफेस पे किसके टर्म्स में, रो के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम, बन जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम निकालते हैं। तो कहाँ कहाँ पर निकाल लिया, मेटेलिक शेल के लिए निकाल लिया हम लोगों ने पहले, फिर ये नॉन मेटेलिक इंसुलेटिंग, नॉन मेटेलिक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बाहर और ऊपर। अब बारी है अंदर की, अब किसकी बारी है, अंदर की। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यस। तो क्या सीखा अपन ने, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फर्स्ट केस में था। सेकंड केस में जहां पे स्मॉल आर स्क्वायर आया था वहां पे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। मतलब ये रिलेशन तो वैसे के वैसे थे जैसे पिछले बार अभी अपन ने शेल के लिए निकाले थे, कंडक्टिंग शेल के लिए। अब देखो चेंजेस कहाँ पे आएंगे। अब यदि मैं कोई पॉइंट अंदर ले रहा हूं, मेरा जो पॉइंट P है वो इनसाइड द इंसुलेटिंग स्फीयर है। ये देखिए, ये मेरे पास इंसुलेटिंग स्फीयर है। अभी पॉइंट मैंने एक बाहर ले लिया, एक ऊपर ले लिया। अब मेरा जो कंसिडरेशन पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ। ये सेंटर बेटा अपना O, ये है। समझ में आया ना। तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मुझे इसको सराउंड करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ, इसको बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ओके, फिर वही फंडा क्या कहती है, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स मतलब कि E डॉट ds इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q क्या, इनक्लोज्ड। बोलो हाँ या ना। Q क्या, इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड चाहिए अपन को इस बार, है ना।
अब इस बार देखिए, पिछले बार पूरा चार्ज Q इसके ऊपर आता था, बट इस बार सब चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी 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 है। बेटा मेरे, आपको तो अंदर वाला चार्ज से मतलब है ना, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि बाहर वाला चार्ज कोई फ्लक्स क्रिएट करता नहीं है, जो भी होता है अंदर वाला चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर का चार्ज, अपन को इसके अंदर का चार्ज निकालना है। इसकी रेडियस कितनी बेटा, x। किसकी रेडियस कितनी है, x। देखिए r रेडियस के वॉल्यूम में, r रेडियस का वॉल्यूम मतलब ये पूरा वॉल्यूम, बोलो यस और नो, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम जो है, 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब वॉल्यूम कितना चार्ज कंटेन करता है, Q। 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब Q चार्ज कंटेन करता है। तो यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज कंटेन करेगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो करेगा। ये r रेडियस का वॉल्यूम है। मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी रेडियस का चाहिए मुझे, x रेडियस का। तो x रेडियस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई x क्यूब। तो 4/3 पाई x क्यूब वॉल्यूम कितना चार्ज कंटेन करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जो उसका वॉल्यूम है, जितने का चाहिए है। भाई एक है तो अनेक का तो निकाल सकते हो ना, जस्ट मल्टीप्लाई। 1 रुपए में 4 आम तो 5 रुपए में 20 आम, समझ गए ना। तो 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्या, x का क्यूब। लो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो टोटल चार्ज अपने पास जो निकल करके आया Q इनक्लोज्ड, वो Q इनक्लोज्ड कितना निकल करके आ गया, 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई, देखो बेटा Q मल्टीप्लाई बाई x क्यूब अपॉन r क्यूब, Q x क्यूब अपॉन r क्यूब। आया समझ में, एनी प्रॉब्लम, ये आ गया ठीक है, Q x क्यूब अपॉन r क्यूब। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। चलो लिख देता हूं आप लोग के लिए, मॉड E मॉड ds कॉस कितने डिग्री, 0। मॉड E मॉड ds, यही E जाएगा, यही ds जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री। बेटा E बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन होगा, कॉस 0 कितना हो गया, 1। आ रहा समझ में, कॉस 0 हो गया 1, E बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन, ये सरफेस एरिया 4 पाई x क्या स्क्वायर, वेरी गुड, 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल X क्यूब अपॉन R का क्यूब। बोलो यस और नो, ओके। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, 4 पाई एक्स स्क्वायर E इज इक्वल टू है ना, E इज इक्वल टू, यदि देखा जाए 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो एक एक्स बचेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एस बच जाएगा, है ना। हाँ यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करी मैंने, जबरदस्ती में 4 पाई लगा दिया। देखो ये तो 1/ε0 था ना, तो केवल क्या आएगा, 1/ε0। एक्चुअली 4 पाई अब आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई, ये 4 पाई नीचे आया, 1/4 पाई ε0 मल्टीप्लाई बाई, देखो 2 एक्स स्क्वायर थे तो एक एक्स स्क्वायर कट गया था एक्स क्यूब में से, तो ओनली क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो Q मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन क्या, R का क्यूब। आ गया जी समझ में। तो ये फॉर्मूला बन गया QX अपॉन R का क्यूब। एनी प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, साफ दिख रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू X। देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो R का क्यूब भी कांस्टेंट होगा। वेरिएबल केवल कितना है, X है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू X। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके साथ साथ X के साथ साथ बढ़ती जाएगी। कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया। अगर इसी फॉर्मूले को आपको रो के टर्म्स में देना है तो क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे Q को। किससे रिप्लेस कर दोगे Q को, वही रो मल्टीप्लाइड बाई 1/4/3 पाई आर क्यूब, सिखाया था ना मैंने। Q इक्वल टू टोटल चार्ज, है ना। तो यदि इसको आप मुझसे कहेंगे कि मैं रिप्लेस कर दूं Q को, तो चलिए मैं इधर कर देता हूं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q की वैल्यू देखना बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो, याद है, अपॉन R का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कितना, X। Q की वैल्यू रख दी, चलो तो सॉल्व कर देते हैं। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बेटा, E इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 आ गया नीचे, एप्सिलॉन नीचे है,
ऊपर क्या बच गया ओनली, रो एक्स। तो ये लो, ये डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, सॉरी रो के टर्म्स में है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये होगा और इसके टर्म्स में ये होगा। नोट करिए फटाफट अच्छे से बच्चों। कई बार इसका वेक्टर फॉर्म लिखने को आ जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार। वेक्टर फॉर्म देखिए, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, रेडियल की तरफ। तो अगर वेक्टर लगाना तो बहुत ही दो कौड़ी का काम करना है, ई के ऊपर वेक्टर लगाओ बेटा, और रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू जो यूनिट वेक्टर बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है, रेडियस की डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे चाहो तो आर कैप लगा दो तो भी वही मतलब है, एक्स भी तो वैसे ही जा रहा है तो आप चाहे यहाँ पे एक्स कैप लगा दो तो भी वही है, समझ गए ना। तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल आपको रेडियल वेक्टर का साइन जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे वेक्टर देना है तो ये वेक्टर लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, बोलो आर कैप या एक्स कैप। आर कैप लगाने से क्या पता चलती है, डायरेक्शन है ना। यूनिट वेक्टर कभी किसी का मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, यूनिट वेक्टर कभी किसी का मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। जैसे तुम किसी भी चीज में मैथ्स में एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, एक्स ही तो आएगा। तो यूनिट चीज का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसी तरीके से यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। चलो भाई आ गया समझ में ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब बच्चों इसका ग्राफ बना लेता हूं मैं, ग्राफ दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये ग्राफ देख लीजिए, आपने क्या देखा, शुरुआत से लेकर के अंदर जब तक थे तब तक एक्स के प्रोपोर्शनल था, ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स फर्स्ट केस में। तो चलिए इस एक्सिस पे बनाइए ई, इस एक्सिस पे बनाइए डिस्टेंस एक्स। तो जब तक आप सरफेस पे गए हैं तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ओके, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स। फिर एकदम से मैक्सिमम हो जाता है बेटा सरफेस एक्स इक्वल टू आर पे। ये देखिए एक्स इक्वल टू आर है यहाँ पे, ये एक्स यहाँ है, तो ये आर डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सरफेस पे। सरफेस के बाहर आने पे याद करो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर के रेट से घटा था। अच्छा हाँ, तो मैंने बाहर की रेडियस आर, इस क्वेश्चन मालूम मैंने क्या कर दिया, आधा मामला आर में ले लिया, आधा मामला एक्स में ले लिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, आप एक्स ही में लेके चलो तो पूरा का पूरा कार्यक्रम एक्स में ही आएगा, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये ग्राफ बनेगा, देख लीजिए पिछला वाला ग्राफ यहाँ तक 0 था, है ना, फिर एकदम से उठता था फिर नीचे आता था। इस वाले ग्राफ में फर्क कितना है, यहाँ पे इंटेंसिटी रहेगी क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग शेल है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, नोट कर लो इतना। चलिए लिखिए बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन लिखिए। गॉस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा बच्चा लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर कंडक्टर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ओके। तो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसी पॉइंट पर। बेटा इसमें गिवन क्या रहेगा, आपको गिवन रहेगा, आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा, यस। तो इसमें आपको गिवन रहेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो कंडक्टर ऊपर की तरफ भाग रहा प्लस इन्फिनिटी लेंथ और नीचे की तरफ भाग रहा माइनस इन्फिनिटी लेंथ, मुझे पता नहीं कहां से कहां तक गया है, ये गया हुआ है क़यामत से क़यामत तक, ठीक है ना। और इसकी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है बच्चा लोग लैम्डा। मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है, जो भी इसकी लेंथ है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें करना क्या है, हमें निकालनी है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो ये पॉइंट सपोज कर लिया, आगे पीछे जहां भी सपोज करना हो कर लो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यहाँ पे पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली कंडक्टर है, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस 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 है। जलती हुई ट्यूबलाइट के समान एक कंडक्टर आपकी नजरों के सामने इनफाइनाइट लेंथ लिए हुए बैठा हुआ है। आ रहा समझ में, क्लियर है। अब इसका फील्ड कैसा बनेगा, एक ट्यूबलाइट जल रही है तो अपने सबके अपने अपने छल्ले बनाएंगे,
तो ऐसे इस पॉइंट पर इसका भी छल्ला बनेगा हर पॉइंट पर। मतलब एक जब हर पॉइंट पर छल्ला बनेगा तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, एक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट से जाता हुआ आप एक सिलेंडर ले लो, ये लो भैया। ओ मैंने पॉइंट आगे बना दिया, ठीक है भाई, सिलेंडर मेरा आगे से जा रहा है तो मेरा पॉइंट आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये लीजिए बेटा जी, ये पॉइंट, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया। ओके, सिलेंडर की देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब आप चाहे थोड़ी सी लेंथ ले लो या आप बड़ी सी लेंथ ले लो, चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, समझ गए ना। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म हो तो आप पूरे की भी निकालोगे तो भी वही मिलेगा आपको, इतने की निकालोगे वो भी मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि 2 मीटर पे 12 लोग खड़े हुए हैं, 2 मीटर पे कितने लोग खड़े हुए हैं, 12 लोग। तो यहाँ पे 2 मीटर पे 12 प्लस खड़े हुए मान लो, तो 4 मीटर पे कितने होंगे, 24। 6 मीटर पे कितने होंगे, 48। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म है। अब आप लेंथ चाहे पूरी ले लो या छोटी ले लो या और छोटी ले लो, फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है। तो जितनी लेंथ लोगे उसके हिसाब से आपका चार्ज आ जाएगा। चलिए जी, हमने मान लिया हमारे पास एक रैंडम लेंथ है L। क्या लेंथ है, L, और L लेंथ पे अपना टोटल चार्ज है Q। कितना चार्ज है, Q, टोटल चार्ज Q है। तो क्या रिलेशनशिप चलेगी बेटा, लैम्डा तो कांस्टेंट होता है, लैम्डा इक्वल टू कैपिटल Q बाई L, क्योंकि लैम्डा नहीं बदलेगा, समझ गए ना। लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। ओके चलिए ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। इसकी डिस्टेंस कितनी मान लो बेटा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो, इसकी डिस्टेंस मान लो स्मॉल r। कितनी डिस्टेंस मान लो, समझ गए। फील्ड कैसा जाएगा इस पॉइंट पर, रेडियली आउटवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो कैसे, इस प्लस के कारण फील्ड कैसा जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। नीचे वाले प्लस जो है कैसा फील्ड मारेंगे, ऐसा, और ऊपर वाले प्लस कैसा फील्ड मारेंगे, ऐसा। अब इनके 2 कंपोनेंट टूटेंगे थीटा डायरेक्शन में, इसके 2 कंपोनेंट, एक यूं और एक नीचे, और ऊपर वाले का भी 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बोलो यस और नो। आपको मैंने बताया था कि ये और ये लड़ मरेंगे और 0 हो जाएंगे, मतलब ले दे के फील्ड कैसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर हो गया ना। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर आप फील्ड ऐसा क्यों ले रहे हो, तो बेटा ये क्लियर कर दिया कि ये लगता तो फील्ड हर तरफ से है, मगर जितने कंपोनेंट ऊपर है उतने कंपोनेंट नीचे हैं, तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। चलो, तो मतलब नेट फील्ड जो आपको मिलेगा इस पॉइंट पर कहाँ मिलेगा, वो परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपके सामने एक सरफेस तो ये बन गई, ठीक है ना। टोटल गॉसियन सरफेस क्लोज होती है बेटा, तो एक सरफेस तो ये वाली बन गई, कर्व्ड वाली राउंडेड सरफेस। दूसरी सरफेस ये बन रही है बेटा, दूसरी सरफेस ये बन रही है, और तीसरी सरफेस ये बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही है। अब देखिए, यदि यहाँ पर ds वेक्टर लेते हो आप, ds एरिया, तो ds वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, और e वेक्टर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा। ओके, इधर पे देखिए, यदि यहाँ पे आपने एक छोटा सा एरिया लिया ds, तो आपको पता होना चाहिए कि ds वेक्टर हमेशा सिलेंडर का ऊपर क्या होता है, सर्किल बनता है ना। ये सिलेंडर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, सर्किल है। तो इस सर्किल का एरिया कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और इसका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, फॉरवर्ड एरिया। तो इसका गया नीचे की तरफ, ये देखिए। बोले यस। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर E और ds के बीच का एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। आ गया समझ में। तो ये तो हुआ पूरा कंसीडरेशन और डायग्राम, ये हो गया पूरा कंसीडरेशन और डायग्राम। अब हम बता रहे हैं आपको इसका डेरिवेशन करना, समझ गए। तो पूरा कंसीडरेशन कर लिया, डायग्राम कर लिया, जगह थोड़ी सी कम है ना। लैम्डा का वैल्यू लिख लो बेटा, कैपिटल Q बाई L। सो कैपिटल Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L।
अभी मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू कैपिटल Q बाई L, तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, काम में आएगा थोड़ी देर में। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चलो करें सॉल्व। चलिए, तो क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू नेट चार्ज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना इंक्लोज है? यहाँ पे मैंने बताया था Q चार्ज है इसके अंदर, इस लाइन के अंदर बेटा, ये एक्चुअली चार्ज यहाँ बैठा हुआ है इस लाइन के अंदर। कितना चार्ज है? ये लिखा हुआ है लैम्डा इंटू L। लिखा है कि नहीं लिखा? तो मैं Q की जगह क्या लिख देता हूँ? लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? यही चार्ज तो है अंदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चार्ज बैठा है वो लैम्डा इंटू L ही तो है ना? यस, लैम्डा इंटू L एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन ने L लेंथ का सिलेंडर लिया है, तो L लेंथ के सिलेंडर में कितना चार्ज आएगा? लैम्डा इंटू L। जब पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा है तो L लेंथ में कितना होगा? लैम्डा इंटू L। क्लियर हुआ ना? E डॉट ds, चलिए देखिए, अब E डॉट ds में अपने पास तीन सरफेस है बेटा, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। बोलिए यस कि नो? ओके ओके, तो तीन सरफेस हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसको सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 में तोड़ लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं इसको अपन? E डॉट ds नंबर 1 प्लस E डॉट ds नंबर 2 प्लस E डॉट ds नंबर 3। बोल भाई, आ गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना? नंबर आप दे सकते हो बुक में, अपने स्कूल कॉपी में जो भी है। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो और इसको नंबर 3 दे दो। मतलब सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 खुल गया बाउंडेड। पहले बाउंडेड था, अब अलग अलग पार्ट में कर लिया, है ना भाई? एक सिलेंडर होगा तो इसके कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक घुमाव वाला। घुमाव वाले को बोलते हैं कर्व्ड। क्या बोलते हैं? कर्व्ड। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, अब और थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। देखिए बेटा, E डॉट ds को ओपन करोगे तो आएगा मॉड E, वेक्टर लगा लो, 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 वेक्टर लगा लो। तो यदि इस E डॉट ds को ओपन करोगे, मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, क्या बनेगा बेटा? देखना, फर्स्ट वाला देखो, ये E है, ये ds है, एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो क्या बनेगा बेटा? इसको ओपन करोगे, मॉड E मॉड ds कॉस 90 डिग्री, प्लस दूसरा वाला बेटा ये क्या है? ये वाला है ना, तो क्या बनेगा? मॉड E मॉड ds कॉस कितने डिग्री? 0 डिग्री। वेरी गुड बेटा। प्लस थर्ड वाला बनेगा मॉड E मॉड ds कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैमरा में आया? आ गया, सही है। लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। भला हुआ इनका, स्वाहा होगा ये। केवल अपने साथ कौन निपटेगा? EDS कॉस 0। चलिए मिटा दूं ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर केवल मेरे पास आएगा ओनली EDS, मतलब मेरे पास ओनली आ गया, क्योंकि 0 हो गया ये वाला भी 0 हो गया कॉस 90 की वजह से। केवल बचा E इंटू ds, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 लैम्डा L अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। बोलो यस बेटा। E बेटा हर पॉइंट पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। E को बाहर ले लो, केवल क्या बचा? ds इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ds मतलब सरफेस एरिया L लेंथ की सिलेंडर का क्या होता है? बोलो, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? भूल गए? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हाइट क्या? L है ना, तो क्या आएगा? 2 पाई आर L। तो E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू L। R रेडियस है बेटा, ये वाली मैंने स्मॉल r ले रखी ना, क्योंकि यहाँ तक की रेडियस स्मॉल r है, गॉसियन सरफेस तक की दूरी। यस और नो? 2 पाई r इंटू L इक्वल्स टू लैम्डा L कैपिटल अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। R से R नहीं, L से L कैंसिल। ले भाई, आंसर आ गया। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। अगर 4 पाई में बदलना चाहते हो तो एक काम करो, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 का नीचे, तो 2 2 का कितना हो गया? 4। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R इंटू 2 लैम्डा बाई R। समझ में आ गया? तो क्या समझ में आ रहा है? ये अपने पास बन गया इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो कोई नहीं यार, वेक्टर लगाओ और साथ में क्या कर दो? R कैप।
क्योंकि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर आपको यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं, इसी में कर देता हूँ मैं, ये लगाया मैंने ई वेक्टर और साथ में मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, आर कैप, आ गया, कोई दिक्कत। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो रिजल्ट क्या रहा है, ये कांस्टेंट आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितने डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो ई और आर के साथ वेरिएशन देख लो, जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना कम होगा। ये लो, ये क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r। क्या बोलते हैं ग्राफ को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्क्वायरिक पैराबोला डीके जो बनता है वो बहुत तेजी से गिरता है। पिछले बार क्या देखा था, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पिछले बार जो अपन ने देखा था वो क्या देखा था, जब वो कर रहे थे अपन स्फेरिकल शेल, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस बार क्या देखा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बच्चा पार्टी, यहाँ पे आर की पावर 1 है, यहाँ पे आर की पावर क्या है, 2 है। तो यार ग्राफ में फर्क क्या होगा, फर्क केवल होगा स्लो खिसल पट्टी और तेज वाली खिसल पट्टी। ये देखो, ये स्लो खिसल पट्टी आर की पावर 1 वाली है, और ये जो तेज वाली खिसल पट्टी है वो आर की पावर 2 वाली है। जो आर की पावर 1 वाली है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो आर की पावर 2 वाली उसको बोलते हैं बेटा पैराबोलिक डिके। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक डिके। तो ऊपर वाला है E is proportional to, inversely proportional to r की पावर 1 and E is inversely proportional to r की पावर। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। चलिए अगला डेरिवेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely uniform charge, an infinite uniformly charged non-conducting sheet, इन्फानाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि इन्फानाइटली है, बहुत बड़ी है, इन्फानाइट डिस्टेंस तक चली गई है, और नॉन कंडक्टिंग शीट है। ये मान लो एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। बच्चों इसे मैं फ्लैट बना सकता था, ऐसे फ्लैट, जैसे पेपर के जैसे ये रखी हुई है, जैसे ये पेपर है आपके सामने ऐसी रखी हुई है, मैं ऐसे भी बना सकता था, ऐसे। बट दिक्कत ये है कि अगर मैं ऐसे बनाता तो इसका आपको ब्लो नहीं दिखाई देता कि ब्लो कहाँ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज डाल दूंगा तो इसका ब्लो बनेगा फील्ड का, तो अब ब्लो में हवा में कैसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए मैंने ये शीट ऐसे न रख करके ऐसे रख ली है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखी हुई है और इसके ऊपर जैसे ये सारे चार्ज डले हुए हैं, खूब सारे चार्ज हैं, ओके। तो इसके ऊपर भी चार्ज डले हुए हैं बहुत सारे, इनफाइनाइट डायमेंशन की शीट है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। तो लिख लो, कंसीडर वी हैव अ इनफाइनाइट डायमेंशन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और नेगेटिव चार्ज होती है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी ऐसी मैंने दिखा रखी, आपको दिखाई दे। अगर आप परफेक्टली ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। अंदर का मामला स्क्रीन के बाहर निकल के देखो, बोर्ड के बाहर आओ, समझ गए ना। तो ऐसे भी बन सकती है। आपको भाई, आपको सामने से क्या दिखाई दे रही है, केवल लाइन दिखाई दे रही है ना। तो ये अंदर गई हुई है, मगर हल्का सा मैंने टिल्ट किया तो आपको दिख रहा है ये प्लस है, समझ गए ना। तो इनफाइनाइटली, तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक नॉन मेटेलिक शीट है, इधर भी प्लस गया होगा, इधर भी प्लस गया होगा, मतलब दोनों तरफ प्लस है। बोलो यस और नो। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा। अब इसकी वजह से इसका जो फील्ड का ब्लो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो जरा। इसकी वजह से इसके फील्ड का ब्लो बनेगा कैसा बनेगा। मैं एक सरफेस लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, मुझे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट है, ओके। अब इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। देखो पहले इसमें देख लो, इस शीट में देख लो, इधर भी जाएगा और पीछे की तरफ भी जाएगा। खतरनाक वाली इमेजिनेशन चाहिए आप, मतलब शीट को ऐसे रखो, ये शीट को आपने ऐसे रखा, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, यहाँ पर भी ब्लो आएगा, यहाँ पर भी ब्लो आएगा, समझ गए ना। तो कैसा फील होगा, जैसे लगेगा एक सिलेंडर जा रहा है इधर की तरफ, और इधर भी क्या जा रहा है, एक सिलेंडर जा रहा है ना। तो ये ब्लो होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यदि मैं और ज़्यादा क्लियर करूँ इसको,
तो आपने एक सिलेंडर मान लिया इसमें, यदि मैं इसको और क्लियर करूं तो ये शीट है, थोड़ा इसको पतला कर देता हूं जिससे थोड़ा अच्छा दिखाई दे। मैंने इतने एरिया को कंसीडर किया है, तो एक सिलेंडर ये बनेगा बेटा, और पीछे की तरफ भी ऐसा, बोलो इधर भी ब्लो आएगा। तो यहां भी जो प्लस 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 बैठे हुए हैं, इनके कारण फाइनल फील्ड किस तरफ होगा बेटा? इस तरफ। बोलो यस और नो। और बोले सर ऊपर क्यों नहीं होगा? तो अभी पिछले वाले में कैंसिल करके बताया था ना मैंने कि ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला भी क्या होगा? ऐसे होगा। ओके, इस पर्टिकुलर एरिया को मैं मान लेता हूं ए। क्या मान लेता हूं? ए। भाई पूरी शीट का क्यों नहीं लिया? हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा। अब आप चाहे छोटे एरिया का निकालो चाहे बड़े एरिया का निकालो, जब आपका सिग्मा कांस्टेंट है तो वही होगा। क्लियर है? चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं अपने पास। तो अपने पास तीन सरफेस बन गए। एक कौन सी? ये फ्लैट सरफेस ये वाली। एक कौन सी? एक फ्लैट सरफेस ये वाली। और दूसरी कौन सी? ये कर्व्ड सरफेस ऊपर वाली। ठीक है ना? तीन सरफेस। इसका नंबर दे दो 1, इसका नंबर दे दो 2 और इसका नंबर दे दो 3। थोड़ा सा यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 3 वाले का सरफेस एरिया, कर्व्ड का सरफेस एरिया कैसे जाता है? नॉर्मली आउटवर्ड। तो इसका सरफेस एरिया यूं जाएगा। यस और नो? चलो आ जाओ, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई सिग्मा है अपने पास, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, Q पता नहीं है, एरिया A है, तो Q कितना जनरेट होगा? सिग्मा इंटू ए। यस और नो? तो यहाँ पे रख दिया मैंने सिग्मा इंटू ए। बोलो यस और नो? सिग्मा इंटू ए। नाउ E डॉट डी एस पहले तो बाउंडेड है, अब तीन सरफेस टूटेंगे। नंबर 1 सरफेस 1 के लॉन्ग E डॉट डी एस प्लस सरफेस 2 के लॉन्ग E डॉट डी एस। समझ गए ना? प्लस सरफेस 3 के लॉन्ग E डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना भाई? ए। देखिए सरफेस 1 में E भी वहीं जा रहा है और ds वेक्टर भी कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो बन जाएगा ओनली मॉड E मॉड ds cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। सेकेंड सरफेस में भी E बाहर जा रहा है, ds भी बाहर जा रहा है, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो सेकेंड सरफेस में भी मॉड E मॉड ds cos 0 कितना हो जाएगा? 1। थर्ड सरफेस में cos कितने डिग्री है? फील्ड के साथ, फील्ड इधर भग रहा है, एंगल यहाँ है, तो एंगल कितने डिग्री? 90। तो मॉड E मॉड ds और cos 90 की वैल्यू कितनी? इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना? ए। चलिए E कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ds यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन इस पाथ का। यस और नो? प्लस ये अगला तो 0 हो गया, प्लस मॉड E बाहर हो गया, ds फिर से आ गया, इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना? ए। बच्चों सरफेस इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, और मैंने इसका एरिया कितना माना है? ए। तो ये हो जाएगा E इंटू ए। हुआ कि नहीं हुआ? E मल्टीप्लाई ए प्लस 0 प्लस E मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई कितना? ए। E इंटू ए कितना हो गया? 2EA। यस और नो? अच्छा मैं कुछ भूल गया, एप्सिलॉन नॉट तो मैं भूल ही गया। E सिग्मा इंटू ए तो ये था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट डी एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हर जगह लिखना था, मैं भूल गया बच्चों, सॉरी। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू कितना हो गया? यस, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देख लीजिए, वही रेडियल आउटवर्ड है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है बच्चा लोग, तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट आई कैप। एक्स एक्सिस की तरफ है ना, एक्स एक्सिस है, आई कैप लिख लो। अच्छा तो याद रखिएगा, देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ गया ना? तो जिसका फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। कैसा आएगा? यूनिफॉर्म। देखो कहीं पे आर का टर्म आ रहा है क्या डिस्टेंस का?
आपने भले ही आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया बट आर नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो ब्लो निकलेगा वो यूनिफॉर्म होगा बच्चों, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधा फील्ड निकलेगा। से यस और नो, एनी प्रॉब्लम? फटाफट नोट कीजिए। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो दोनों तरफ फील्ड निकलेगा, इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, और इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या होगा, ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो कैसा फील्ड निकल रहा है, यूनिफॉर्म निकल रहा है। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आर का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, डिस्टेंस का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए लास्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब आप दो प्लेन शीट लेंगे चार्ज्ड और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए तो केस नंबर 1 ले लेते हैं बेटा। देखो ये अपने पास एक प्लेन शीट है, अब है ये ऐसे ही बट मैं आपको ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए तो ये ऐसे है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस 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 प्लस। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी बेटा, सिग्मा 1। कितनी है, सिग्मा 1। मतलब ये एक्चुअली एक शीट है जो अंदर जा रही है, ऐसी एक शीट है जो यूं अंदर जा रही है अंदर की तरफ, और इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, होता ही है। आपको निकालनी है इसके कारण। अभी एक और शीट है, ये लो, ये हो गया सिग्मा 2, इस पे भी प्लस प्लस। अब इसे लाइन कंडक्टर मत समझ लेना, क्योंकि दिख तो लाइन रही बट है ये शीट। क्या करूं, 3D में नहीं बना सकता ना। हाँ तो ये हो गए 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 की शीट। आपके पास 3 पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है। इन तीनों पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलो सबको पता है बच्चों की ई का फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है? बाहर की तरफ, दूर की तरफ जाता है प्लस के कारण और माइनस के कारण अंदर की तरफ। तो इसके कारण फील्ड यहाँ पर ए पर देखो 2 शीट मारेंगी, एक सिग्मा 1 का ब्लो आएगा और एक सिग्मा 2 का। सिग्मा 1 का ब्लो कहाँ गिरेगा, आउटवर्ड, इसे मान लो E1। सिग्मा 2 का भी ब्लो कहाँ गिरेगा, आउटवर्ड, E2। यस और नो, क्योंकि उसका भी इस तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर जो E1 है वो किस तरफ जाएगा, राइट या लेफ्ट? E1 इस वाले का फील्ड किस तरफ जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा, ये हो गया E1। और जो इसका फील्ड जाएगा वो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, E2। समझ गए? हाँ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। मतलब पहली शीट में जो चार्ज का गाढ़ापन है वो ज्यादा है, पहले ही लिख दिया मैंने, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, मतलब E1 हैवी होगा और E2 कमजोर होगा, क्योंकि E का फॉर्मूला सिग्मा 1 अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर ना? तो E1 हैवी होगा, देयरफॉर E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, है ना? वजनदारी में, दमदारी में E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, E2 कम होगा। क्लियर हो गया ना? चलो तो देखो बेटा ये E1 गया, E2 गया। आप सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में E1 किस तरफ जाएगा, राइट साइड, और E2 किस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। बोलिए यस और नो। तो आइए देखते हैं फील्ड कितना होगा बेटा। तो यहाँ पर फील्ड होगा ए पॉइंट पर EA इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2। देखो दोनों ऐड हो रहे हैं ना। तो यस फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में ना? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस प्लेस पे ऐड हो जाएंगे। अब इस प्लेस पे आइए, देखिए E1 इस तरफ जा रहा है, E2 बैक साइड जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा? E1 राइट साइड है, E2 बैक साइड है, तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी, EB इक्वल टू हो जाएगा EA इस तरफ है और माइनस E1 है बेटा, E1 माइनस कितना, E2। अब आप कहोगे सर आपने E1 में से E2 को क्यों माइनस किया? क्यों ना, अपोजिट तो माइनस तो होगा, बट E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि E1 प्रबल है, E1 मजबूत है और E2 कम है। इधर 10 न्यूटन का धक्का, इधर 5 न्यूटन का, तो आंसर 5 आएगा किस तरफ, इसी तरफ तो आएगा, मजबूत की तरफ। तो E1 माइनस E2, तो फॉर्मूला सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हद से हद कॉमन ले लो यार, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यहाँ आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। लास्ट में आ जाइए बेटा, फिर से ऐड हो गए, तो सेम टू सेम आएगा। फिर से यहाँ पे EC पॉइंट पर इंटेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, आंसर कितना आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर है, बन जाएगा। तो ये बच्चा पार्टी 3 पार्ट पे इंटेंसिटी हो गई E1 E2 E3, ठीक है ना। अब चैप्टर के समापन का वक्त आ चुका है। लास्ट पॉइंट है, अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो तो क्या हाल होंगे, है ना। एक प्लेट पॉजिटिव हो या दूसरी प्लेट नेगेटिव हो। अच्छा, इसी में एक केस मैं बता दूं, अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव प्लेटें हों, अगर इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, इसी में ले लो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, दोनों को सिग्मा दे दिया, यहाँ पे भी इसकी इंटेंसिटी सेम और इसकी इंटेंसिटी दोनों की सेम हो गई, तो सिग्मा सिग्मा दोनों जगह रख लो भाई। सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आंसर कितना सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बोलो इसमें कितना आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब बीच में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो दो पॉजिटिव प्लेट हैं, उनके बीच में कौन सा फील्ड होगा 0। मजे लो आराम से, समझ गया ना, तैरते रहो। और इस तरफ फिर से फील्ड बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में। तो एक इसका पर्टिकुलर केस बन गया कि जब दोनों इंटेंसिटी सेम हो गई तो क्या होगा। चलिए, तो ये तो दोनों प्लेटें अपन ने पॉजिटिव के लिए देख लिया था। अब देखते हैं यदि एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक प्लेट नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो तो सिग्मा 1 ये पॉजिटिव है, मतलब सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 और सिग्मा 2 लेस देन 0। चार्ज डेंसिटी इस वाले की नेगेटिव, मतलब इस पर प्लस बैठा हुआ है और इस पर माइनस बैठा हुआ है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्लस का जो फील्ड होता है वो इधर भी रेडियली आउटवर्ड, इधर भी रेडियली आउटवर्ड, और सिग्मा 2 का जो फील्ड होगा इधर भी इनवर्ड और इधर भी 3 पोजीशन A B C, समझ गया ना। चलिए, मैग्नीट्यूड वाइज में बोल देता हूँ, सिग्मा 1 स्ट्रांग है और सिग्मा 2 कमजोर है मैग्नीट्यूड में, है ना। सिग्मा 1 स्ट्रांग है, सिग्मा 2 कमजोर है। चलिए बताइए, सिग्मा 1 के वजह से पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ, राइट की लेफ्ट, आउटवर्ड लेफ्ट, और इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड आएगा नेगेटिव का कैसा होगा, राइट या लेफ्ट, राइट। यस और नो, ये आ गया E2 आ गया। तो यस, नेट फील्ड E ए पॉइंट पर कितना होगा, E1 स्ट्रांग है E2 कमजोर है, तो आंसर होगा मॉड E1 माइनस मॉड ऑफ E2। ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। चलिए बी पॉइंट पर देख लीजिए, बी पॉइंट पर ए का फील्ड कितना होगा, इसी तरफ, और बी का भी फील्ड किस तरफ होगा, राइट साइड। यस और नो, क्योंकि ये इसको लेफ्ट में धक्का देगा और ये राइट इसको बीच में बुलाएगा। तो यस, यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो ई बी का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा बी पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2। यस और नो। सी पॉइंट पर EC, बताइए सी पॉइंट पर जो E1 निकलेगा वो कैसा निकलेगा, फॉरवर्ड, और E2 कैसा निकलेगा, लेफ्ट साइड बैकवर्ड। यस और नो। तो इधर भी फील्ड कितना हो गया, E1 माइनस का E2, समझ गए। चलो वैल्यू रख दो यार। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलो यस। इधर पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर पे कितनी हो जाएगी भाई, इधर पे हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया EC का मैग्नीट्यूड। बोले यस और नो। स्पेशल केस ले लो, अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल है, नेचर अलग अलग है, इस पे भी मान लो 10 कूलम, इस पे 10 कूलम, बस इसमें पॉजिटिव का इसमें नेगेटिव का। तो बोलो लेफ्ट साइड में फील्ड कितना होगा, 0, लड़ मर गए दोनों। बीच में फील्ड ऐड हो जाएगा माय डियर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके क्या है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 आंसर कितना, बैटरी में यही तो होता है, एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस, तो जो बीच में फील्ड आएगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बैटरी में अपन इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटर में। क्लियर हुआ। देन लास्ट वाले में अगर दोनों सिग्मा इक्वल है तो बोलो EC की वैल्यू कितनी, 0। समझ में आया। चलिए तो ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बढ़िया तरीके से हमने फिनिश कर लिया है भाई। वेक्टर लगाना हो तो लगा लेना, आगे की तरफ जाए तो प्लस आई कैप, पीछे की तरफ जाए तो माइनस आई कैप। जब न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू पुट करोगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रहा है फील्ड, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। काइंडली स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।